बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। एग्जिट पोल अलग अलग चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग डिजिटल मीडिया पर भी आ रहा है। एग्जिट पोल में कमोबेश जो रिपोर्ट आ रहा है वो 350 के ऊपर का आ रहा है एनडीए को पूरे देश में। तो आज हम हेड्सअप न्यूज़ पर सटीक तरीके से बताएंगे अपने दर्शकों को कि बिहार में कितना एनडीए को आ रहा है और महागठबंधन को कितना सीट मिल रहा है, और इसके अलावा देश की भी बात होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रशांत जी बिहार से। बिहार में आप क्या समझ रहे हैं, कितना सीट एनडीए को आ रहा है? बिहार में जो है इस बार देखने को जो मिला है तो जातीय समीकरण उस तरह का नहीं रहा जो 2014 में था और 2019 में। और इस बार नरेंद्र मोदी जी का नाम भी जो है एक जैसे 14 और 19 में हर हर मोदी घर घर मोदी, इस बार मोदी फैक्टर बहुत कम था। मतलब जादू नहीं चल रहा था, मोदी मैजिक जो जिसकी बात हम करते हैं वो नहीं दिख रहा था। जी बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो उनके नाम पर लोग प्रभावित हो जाएंगे, इस तरह की बातें इस बार नहीं दिख रही थी। जातीय समीकरण भी इस बार डामाडोल था। जातीय समीकरण उस तरह का बिहार में नहीं दिख रहा था। इसका मतलब हुआ कि जो गठबंधन के साथी हैं एनडीए के, बीजेपी और जेडीयू, तो क्या जेडीयू का जो कोर वोटर्स है, जो डेडिकेटेड जेडीयू को वोट कर रहा है, उनका वोट ट्रांसफर बीजेपी में नहीं हो रहा था? सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, यहाँ तक हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कुछ हद तक जदयू को भी उसका घाटा उठाना पड़ा। जो जदयू के कोर वोटर्स हैं, जो आज भी मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी के सपोर्टर्स हैं। अब कौन सा कारण हो सकता है कि उन्होंने कहीं कहीं जदयू को भी वोट देने में कोताही किया है। 2019 का चुनाव अगर देखा जाए तो गैर यादव गैर मुस्लिम सारे वोट लगभग, मतलब 100% नहीं कर सकते लेकिन लगभग एक तरफा थे एनडीए की तरफ। इस बार वो चीज़ नहीं थी। जो एनडीए की तरफ थे उसमें से काफ़ी टूट हुई है इस बार। जी सर, 2019 का तो फैक्टर एक अलग था क्योंकि वहाँ पुलवामा वाला एक फैक्टर था, और जो राष्ट्रवाद का जो एक सुनामी चल रहा था उसमें लोग बढ़ चढ़ कर वोट देने जा रहे थे। उसमें वो तो एक अलग लेवल का चुनाव था। 2014 का भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों ने वोट किया था, यूपीए गवर्नमेंट के को हटाने के लिए वोट किया था। 2019 में पुलवामा और नेशनलिज्म को लेके किया था। 2024 में जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों में एक तरह से वो उत्साह नहीं था और मोदी मैजिक भी कम था। तो ये चुनाव तो उस दो चुनाव से नहीं कंपेयर किया जा सकता है सर। इस बार कुछ चीज़ें एनडीए के लिए प्लस पॉइंट हुई तो बहुत सारी चीज़ें माइनस पॉइंट भी हुई हैं। जैसे कुशवाहा वोट बहुत टूट हुई है, कुर्मी वोट में भी टूट हुई है, और कुछ हद तक अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वोट में मामूली टूट देखने को मिली है। ये सारे एनडीए के वोटर्स हुआ करते थे जो टूटे हैं। अब एक चीज़ और आई है इसमें कि राजपूत वोट 2 सीटों पर टूट देखने को मिली है। कौन कौन सीट है वो? काराकाट और बक्सर। वो सीधा सीधी अपनी जात के आधार पर चले गए। और भूमिहार वोट का अगर लें तो भूमिहार वोट जहानाबाद में यादव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या भूमिहार की है, तो इसलिए वो लोग जहानाबाद को भूमिहार सीट मानकर चलते हैं। तो उनका ये नाराजगी था 2019 में भी, फिर भी उन्होंने मोदी जी के नाम पर दे दिया वोट। तो बहुत मामूली अंतर से 1700 वोट से सुरेंद्र यादव हार गए थे जी। इस बार उन लोगों को जब रिपीट किया गया चंद्रवंशी जी को जी, तो भूमिहार समाज की नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस बार उन लोगों ने ठान लिया है कि इस बार इनको सबक सिखा देना है। तो मतलब जहानाबाद सीट फंस रहा है, मतलब वो एनडीए के खेमे में नहीं जा रहा है। तो अब बात करते हैं प्रशांत जी की सीटों को लेके जो समीकरण दिख रहा है। हमने मुद्दे की बात की, हमने जातीय समीकरण की बात की, तो आपको कितना सीट एनडीए को आ रहा है और कितना महागठबंधन को जा रहा है बिहार में? मुझे लगता है कि एनडीए को खींच कर 35 सीटें आ जाएंगी। खींच कर इसलिए कह रहा हूँ कि मार्जिन इस बार बहुत कम रहेगा। मार्जिन कम रहेगा लेकिन 35 सीट एनडीए को आ रहा है। तो इस 35 सीट में 5 कौन सी सीटें हैं जो महागठबंधन में जा रही हैं? बक्सर, काराकाट, जहानाबाद और किशनगंज तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। मतलब किशनगंज में कांग्रेस मोहम्मद जावेद
बिल्कुल, या ओवैसी जी की पार्टी भी जा सकती है। वो भी जा सकती है। हाँ। तो वो एनडीए में नहीं हुआ। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव आरजेडी, आप बता रहे हैं कि उनके बिल्कुल। जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। काराकाट में क्या पवन सिंह जीत रहे हैं? पवन सिंह जीतेंगे नहीं, उनको 1 लाख प्लस वोट आ सकता है। तो उसका डैमेज उपेंद्र कुशवाहा को होगा। ठीक है, तो वो भी एनडीए के खेमे में नहीं जा रही है। नहीं जा रही है। इसके अलावा जहानाबाद आपने बता दिया बिल्कुल कि आरजेडी में जा रहा है। इसके अलावा 5वां सीट, इसके बाद बक्सर है, तो बक्सर में 30 से 40% राजपूत का वोट चला गया है सुधाकर सिंह को, आरजेडी के कैंडिडेट हैं, तो वो जात के नाम पर गया है। तो और वहाँ जो है मिथिलेश तिवारी एक आउटसाइडर के रूप में ट्रीट किए गए। वहाँ से सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी है, यानी आरजेडी का पलड़ा भारी है। आरजेडी का, क्योंकि आप बता रहे हैं 40-50 हज़ार राजपूत वोट जाति के नाम पे उनको गया है। तो बिहार में कुल मिला के जो हेड्सअप न्यूज़ अपने एक्सपर्ट से बात करके प्रेडिक्ट कर रहा है, वो 35 से 36 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है, और बाकी बचे हुए 4 से 5 सीट महागठबंधन को मिल रहा है। और सीटों के बारे में भी हमने बताया। तो प्रशांत जी, एग्जिट पोल में तो जो रिज़ल्ट आया या जो भी दिया गया उस पर जो बयानबाजी चल रही है, अब तो 4 तारीख को ये रिज़ल्ट आ जाना है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट आने के पहले हेड्सअप न्यूज़ जानना चाह रहा है कि पूरे देश में क्या माहौल है, और आपने जो एनालिसिस किया कि बहुत सटीक तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, और आपके एनालिसिस में स्टेट वाइज, राज्यवार किसको कितना मिल रहा है? क्योंकि जो महाराष्ट्र से शुरू करते हैं सर, बिहार की बात हम लोगों ने कर ली है जी। महाराष्ट्र में क्या है कि इस बार जो ये मुख्यमंत्री शिंदे जी की पार्टी है और अजीत पवार जी की पार्टी है, उन दोनों का पब्लिक में अच्छा नहीं गया परसेप्शन, और बल्कि उनकी वो उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के साथ रह गया सिंपैथी लोगों का। वहाँ भाजपा को ज़्यादा लूज नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक मैंने अपना आकलन किया है। तो भाजपा पहले भी जो 25 सीटें लड़ी थी और उसमें से 22 या 23 सीटें उन्होंने जीत हासिल की थी, तो मोटा मोटी उसी स्थान पर इस बार उनको 30 या 32 सीटें लड़ने को मिला है, लेकिन रहेंगे वही 22-23 पर ही। तो मतलब जहाँ थे वहीं रहेंगे। जहाँ थे वहीं रहेंगे जी जी। लेकिन घाटा उनके एलाइज को हो रहा है। शिंदे जी की पार्टी को घाटा हो रहा है, अजीत पवार जी के पार्टी को घाटा हो रहा है। वहाँ उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी गेन कर रहे हैं, और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ नहीं होने वाला है। तो क्या वहाँ नंबर क्या होगा? तो नंबर वहाँ जैसे पिछली बार तो शिवसेना और बीजेपी साथ में थे, तो इनको 41 सीटें मिली थी। तो इस बार 30 से 35 के बीच में महाराष्ट्र में आ रहा है। महाराष्ट्र जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों में गेन दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, जो डिफरेंट एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें आपका क्या? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई दो मत नहीं है। भाजपा पिछली बार 29 में 28 जीती थी, इस बार 29 में हो सकता है 29 जीत जाए। कमलनाथ जी की स्थिति कमज़ोर हुई है छिंदवाड़ा में। छत्तीसगढ़ में भी 11 में पिछली बार 10 थी या 9 थी, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। 2014 में तो 10 था। तो लेकिन वहाँ भी स्थिति कमोबेश वैसी ही रहेगी? नहीं, वहाँ 11 में 11। राजस्थान में घटा है भाजपा का। कितना घटेगा? तो हमको लगता है कि वहाँ 25 सीटें हैं राजस्थान में, तो इस बार 22, या बहुत अच्छी स्थिति रही तो 23। तो फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, 2 सीट 3 सीट का नुकसान है। और दूसरे राज्यों में, खासकर हिंदी स्पीकिंग स्टेट से झारखंड की बात करें, बिहार की बात हमने कर ली, झारखंड में क्या होने को? क्योंकि एग्जिट पोल में बहुत ज़्यादा बीजेपी की सीट्स को दिखाया जा रहा है कि बीजेपी गेन कर रही है झारखंड में। क्या गेन कर रही है? झारखंड में तो ऐसे भी पिछले बार भी 14 में से 11 सीट थी, इस बार भी 11 या 12, मतलब 2-3 सीट का घाटा हो रहा है एनडीए को झारखंड में। कहा यह जाता है प्रशांत जी कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से निकलता है। बिहार की बात हमने कर ली, झारखंड की भी बात कर ली, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या एनालिसिस है आपका? जी, उत्तर प्रदेश में है क्या कि पहले भी हम लोग राजा भैया की थोड़ी सी चर्चा किए थे, तो बहुत सारी चीज़ें फैलाई गई कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाएगा, ये सब वो सब।
थोड़ी जातीय समीकरण भी बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की भी कोशिश की गई है। तो इसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा इसमें। पूर्वांचल में थोड़ी सी कड़ा संघर्ष में भाजपा आ गई है। लेकिन और चीज़ें देखें तो 2019 में जैसे 62 सीटें भाजपा को आई थी, 2 सीटें अनुप्रिया पटेल को आई थी अपना दल को, तो 64 सीटें आई थी। उस टाइम सपा और बसपा मायावती जी की पार्टी एक साथ मिलकर लड़े थे। इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। लेकिन जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो फीलिंग बढ़ाने की कोशिश किया गया है इसमें, तो उसका नुकसान भी भाजपा को होगा। हालांकि भाजपा ने नए नए एलाइज जोड़े हैं, जैसे वो ओम प्रकाश राजभर जुड़े हैं। जी, राजभर से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, फायदा तो हो रहा है, फायदा हो रहा है। अति पिछड़ा समाज में। योगी आदित्यनाथ को लेके जो बयानबाजी हुई थी, तो क्या राजपूत समाज में इसकी नाराजगी है, जैसा राजस्थान में देखने को मिला? थोड़ा सा युवा वर्ग में नाराजगी है, लेकिन बाकी लोग जो हैं मैच्योर्ड लोग, वो जान रहे थे कि ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, राजा भैया का शिफ्ट होना तो थोड़ा सा एक क्षेत्र विशेष में थोड़ा सा उसका असर रहेगा। कहा यह जाता है कि 5 से 6 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ पे उनका प्रभाव है राजा भैया का, और वो उनका समाजवादी पार्टी की तरफ जाना तो कुछ हद तक बीजेपी को डेंट कर रहा है। तो अगर ये सब फैक्टर्स को मिला दे, राजभर से अति पिछड़ा का वोट आना और राजपूत समाज में बहुत ज़्यादा इस तरह के स्टेटमेंट्स का, योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा गया स्टेटमेंट का कोई असर ना होना, अगर इन सबको मिला लिया जाए तो यूपी में कितनी सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं या एनडीए को मिलते दिख रही हैं? ऐसा लग रहा है कि 65 से 70 के बीच में पूरा एनडीए। पूरे उत्तर भारत में सिर्फ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में मामूली नुकसान है एनडीए को, बस। बाकी सब यथास्थिति है। जो 2019 में स्थिति थी एनडीए की, लगभग वही स्थिति इस बार भी देखने को मिलेगी। बंगाल की बात करें, बंगाल में गेंद दिखा रहा है। बंगाल में गेंद दिखा रहा है कितना पिछला बार भाजपा को 18 सीटें मिली थी। इस बार भी मुझे लग रहा है कि 24 से 26 सीटें भाजपा को बंगाल में आएंगी। तो इसका मतलब है वो तो बहुत जोर वहाँ गेन हुआ ना, तो तृणमूल कांग्रेस नीचे चली गई। जी बिल्कुल। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात अगर करें तो नॉर्थ ईस्ट में लगभग वही स्थिति रहेगी जो 2019 में थी। 2019 में वहाँ कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली में क्या कुछ होने को है? दिल्ली में क्योंकि अरविंद केजरीवाल वाला फैक्टर था, मतलब आम आदमी पार्टी की बात अगर करें, दिल्ली और पंजाब दोनों को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? 50% से अधिक वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में भाजपा को मिला था पिछली बार, और लगभग वही स्थिति अभी भी कायम है। तो इसलिए वहाँ 7 में 7 का चांस है भाजपा के लिए। और पंजाब में जितना हाइप क्रिएट किया गया कि भाजपा वहाँ बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, नहीं, भाजपा वहाँ बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर रही है। 2 सीटें भाजपा को आएंगी वहाँ भी, और बहुत अच्छा स्थिति हुआ तो एक और सीट आ सकती है, जो मैंने अपना आकलन किया है। क्योंकि वहाँ अभी भी कांग्रेस का बढ़त है और आम आदमी पार्टी रहेगी, और ये खत्म हो गए, अकाली दल खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस चुनाव में कहा यह जा रहा है, एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल्स ने ये दिखाए हैं कि बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से गेन कर रही है उड़ीसा में। जी, इस बार क्या है कि पब्लिक में ये चीज़ है कि नवीन पटनायक जी का अब हेल्थ ठीक नहीं है, अब सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं। ये जो एक मैसेजिंग हुआ है, तो इस आधार पर, क्योंकि उनकी ऐसे भी पब्लिक में उनके प्रति कोई नकारात्मक ये नहीं बना है, कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है कि बहुत विफल हैं या बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, वो सब चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो सिर्फ हेल्थ ग्राउंड है, उसका फायदा भाजपा ने वहाँ उठाने का कोशिश किया है, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाजपा वहाँ 8 से बढ़कर 15, 16, 17 तक जा सकती है। तो 7 से 8 सीट का फायदा उड़ीसा में बीजेपी को हो रहा है। नॉर्दर्न इंडिया की बात की, ईस्टर्न इंडिया की बात की और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात की, और कुछ हद तक महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया की बात की। गुजरात में तो 26 का 26 सीट आ रहा है, वो आपने वो बताया। कुछ स्टेट्स में 2-3 सीट गेन हो रहा है, और जहां उम्मीद नहीं है वहां 7 से 8 सीट उसको गेन हो रहा है, एनडीए को और बीजेपी को।
तो कुल मिला के तो स्थिति और बेहतर ही हो रही है, यानी 303 से ऊपर का ही आंकड़ा 2024 में दिख रहा है। 303 जी बिल्कुल 303 के आसपास ही रहेगा। बीजेपी का अपना इंडिविजुअल स्कोर जो है वो उसी में 2-4 सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि इधर जो लॉस हो रहा है उधर मेकअप हो आ रहा रही है। है। साउथ इंडिया में क्या है, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ वैसे भी बीजेपी का प्रभाव कम है, और एग्जिट पोल में भी जो दिखाया जा रहा है कि बहुत कम सीट वहाँ तो आ ही नहीं रहा है, अगर मैं गलत ना हूँ तो। नहीं, तमिलनाडु में एक सीट से एक या 2 सीट आ जाएंगी जी। कोयम्बटूर और कन्याकुमारी का भी उम्मीद है। और केरला केरला में इस बार कड़ा संघर्ष इनको शशि थरूर को दिया है। राजीव चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी है, और कुछ लोग तो बता रहे हैं कि उनकी जीत हो रही है। यानी केरला में भी बीजेपी इंटर कर रही है। तो केरला के इतिहास में बीजेपी कभी खाता नहीं खुला है। तमिलनाडु में तो कभी कभी 1-2 सीट जीतते रही है। जी पहली बार अगर वो जीत जाते हैं चंद्रशेखर जी तो पहली बार बीजेपी का खाता खुलेगा केरला में। तमिलनाडु केरला के बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या होना है? तो आंध्र प्रदेश में चूंकि भाजपा ने चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी है, तो उन लोगों के साथ अलायंस करके लड़ रही है, तो 6 सीट पर भाजपा लड़ रही है, लेकिन 1 या 2 सीटें आंध्र प्रदेश में भाजपा को आ रही हैं। तो और तेलंगाना में भी कांग्रेस से बड़ी पार्टी भाजपा बन के आ रही है। यानी ज्यादा सीट तेलंगाना में आ रहा है जी। कितना? 17 सीटें हैं, 9 सीट कम से कम भाजपा को आने का 9 सीट है। पिछली बार 4 सीटें मिली थी, यानी 5 सीट का गेन तेलंगाना में हो रहा है। कर्नाटका में कमोबेश वही स्थिति रहेगी जो पिछली बार थी। पिछली बार भी 24 या 25 सीट भाजपा को मिला था। 28 सीटों में से भाजपा अकेले लड़ी थी। इस बार जनता दल सेकुलर के साथ HD देवगौड़ा जी के पार्टी के साथ लड़ रही है। वो तो 3 ही सीट पे शायद लड़ रहे हैं। 3 सीट पर लड़ रहे हैं, तो 25 सीटों में से 1-2 सीट घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो भाजपा फिर भी वहाँ 21-22। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 25 सीट पे 2019 में थी, और 21-22 सीट पे इस बार 3 सीट का नुकसान हो रहा है। तो अगर प्रशांत जी देखा जाए तो पूरे देश में कितनी सीटें बीजेपी एनडीए को आ रही है और कितना अपोजिशन को मिल रहा है? फाइनल नंबर हमारे दर्शकों को बताएं। तो 350 तो छू ही लेगा एनडीए को 350 आ रहा है और बीजेपी को 303 आ रहा है, यही आप कह रहे हैं? तो कुल मिला के जो एग्जिट पोल दूसरे चैनल्स में आया है, आपका भी एनालिसिस करीब करीब उसी तरफ जा रहा है। अंतिम सवाल आपके लिए है, जो नैरेटिव 2014 में एक नैरेटिव था, इलेक्शन एक नैरेटिव पे चलता है, वो नैरेटिव करप्शन बेस्ड था कि करप्शन है इसलिए गवर्नमेंट को हटाना है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी था, यूपीए के खिलाफ था एक मूड। 2019 में एक नैरेटिव था नेशनलिज्म का। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में एक लोगों में महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और ये सब नैरेटिव था। मेन स्ट्रीम नैरेटिव नहीं था, लेकिन पॉकेट्स में था, स्टेट स्पेसिफिक था। तो यहाँ का इस बार का चुनाव में विदाउट नैरेटिव अगर 303 से 350 आप बता रहे हैं, एनडीए को 350 आ रहा है, तो एक तरह से देखा जाए, जैसा आपने कहा कि मोदी का जादू नहीं चल रहा है, तो मेरा तो यह मानना है कि पहले से ज़्यादा जादू चल रहा है। देखिए, इसमें हम ये कहेंगे ना कि इसमें मोदी जी का जादू से ज़्यादा विपक्ष की कमजोरी इसमें देखने को मिली। इस हिसाब से हम कहेंगे कि आपको एक एग्जाम्पल देके हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में आप पिछला विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, प्रो इनकम्बेंसी हुआ, यानी पिछले बार से ज़्यादा सीटें या बहुत ज़्यादा सीटें मिल गई, तो एक प्रो इनकम्बेंसी। तो इस बार मोदी जी का प्रो इनकम्बेंसी नहीं था, फिर भी ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि विपक्ष जो है इस चीज़ को पब्लिक में ले जाने में असफल रहा कि हम बेटर विकल्प दे सकते हैं। इस चीज़ का पब्लिक में कोई एफर्ट हुआ ही नहीं विपक्ष की ओर से। मतलब विपक्ष की तरफ से आपका मानना ये है कि अपोजिशन था, एंटी इनकम्बेंसी थी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन विपक्ष उस बस को मिस कर गया जहां कि आप ये नैरेटिव बनाते कि आप इस सरकार को हटाओ और हम आपके लिए विकल्प होंगे। ये लोगों में विश्वास दिलाने में विपक्ष विफल रहा। और शायद यही वजह है
कि 350 का आंकड़ा एनडीए छू रहा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपका सटीक तरीके से एनालिसिस करने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में एनालिसिस करते हैं, इनकी पूरी टीम लगी रहती है, और जो हेड्सअप न्यूज़ के लिए समय निकाल कर रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हेड्सअप न्यूज़ आपको बताया कि कैसे पूरे देश भर में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो हमारे एक्सपर्ट प्रशांत जी के हिसाब से बिहार में 35 प्लस सीटें एनडीए को मिल रही हैं और पूरे देश में एनडीए को 350 प्लस सीटें मिल रही हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।